हेलो नमस्कार सभी यूपीएसएस फ्रेंड्स को। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 और 2 कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी तीसरा पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम INSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, IRNSS के तुल्यकाली जियोस्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ऑप्शन 2, IRNS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर भारत तक है। ऑप्शन 3, 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें जियोस्टेशनरी कक्षा में 3 उपग्रह हैं और जियोसिंक्रोनस कक्षा में 4 उपग्रह हैं और इसकी संपूर्ण भारत पर इसकी सीमाओं के लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर तक भार रहेगी। और ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि 2019 तक पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? ऑप्शन 1, मोबाइल फ़ोन प्रचालन। ऑप्शन 2, बैंकिंग प्रचालन। ऑप्शन 3, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। नीचे दिए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जीपीएस तकनीक का उपयोग मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग संचालन में, पावर ग्रिड को नियंत्रण करने के लिए होता है। और जीपीएस प्रणाली किसकी है? ये अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित लेजर व्यक्तिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना इवोल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों का संसूचन करना। ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। ऑप्शन सी, मिसाइल रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन करना। ऑप्शन डी, हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वल सोलर प्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, पता लगाना। ये किसका है? परियोजना का उद्देश्य इवोल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान। ऑप्शन 1 को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। ऑप्शन 2, इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया। ऑप्शन 3, मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार ही सफलता प्राप्त कर ली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो मंगलयान मिशन है, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है और भारत ने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज दिया और भारत दूसरा देश नहीं बना है, भारत चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर दोनों कथन ही सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट को इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से PSLV C30 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, भेजा गया था तथा पृथ्वी की सतह से ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में स्थापित है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसमें दे रखा कितना 1650, लिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजलाइटिंग 10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है क्या है? ऑप्शन ए, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। ऑप्शन बी, जापान द्वारा डिजाइन किया गया और शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान। ऑप्शन सी, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला। ऑप्शन डी, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान, जिसका नाम है गिजलाइटिंग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? ऑप्शन ए, भूपृष्ठ के ऊपर वाष्प मंडल की सीमाएं। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है। ऑप्शन सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। ऑप्शन डी, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंड मीटियोराइट्स की खोज। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। गोल्डी लॉक्स जोन इसके संदर्भ में समाचारों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1, फसल की उपज का आकलन। ऑप्शन 2, भूम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण। ऑप्शन 3, खनिज का अन्वेषण। ऑप्शन 4, दूरसंचार। ऑप्शन 5, यातायात अध्ययन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन रिमोट सैटेलाइट का उपयोग फसल का उपज का आकलन करना, भूमजल संसाधनों का स्थान निर्धारण करना और खनिजों की जांच करना, पता लगाना, इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि दूरसंचार और यातायात अध्ययन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपयोगों में से कौन सा सही सुमेलित है अंतरिक्षयान प्रयोजन? ऑप्शन 1, कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचारण करना। ऑप्शन 2, मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। ऑप्शन 3, वायेजर 1 और 2 वाया सौर परिवार का अन्वेषण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही है। जबकि कैसिनी हाइगेंस जो अंतरिक्षयान है वो शनि के उपग्रह टाइटन के लिए टाइटन 4B
सेंट्रल लॉन्च व्हीकल दोबारा के बारे में पता लगाता है। किसके बारे में? शनि का जो टाइटन उपग्रह है उसके बारे में पता लगाता है कैसिनी हाइगेंस। जबकि मैसेंजर और वाइजर ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित है, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या दशाएं हैं? इसमें विवक्षाएं दे रखा है। ऑप्शन ए वन, यह खनिज पूर्वीक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। ऑप्शन 2, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। ऑप्शन 3, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। जबकि ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि यह महंगा कम नहीं होगा, ज़्यादा खर्चा बैठेगा इसमें। किसमें? एंटी हीलियम केंद्र के रूप में के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब ऑप्शन 1, कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। ऑप्शन 2, कक्षा वृत्ताकार होती है। ऑप्शन 3, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। ऑप्शन 4, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर ऊंचाई पर होती है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 और 2 और 3 दोनों सही है। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी भूमध्य रेखा समतल होती है और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर तक होनी चाहिए। और कक्षा की तुंगता 20,200 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें 22,236 किलोमीटर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने समय के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऑप्शन 2, वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। ऑप्शन 3, वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथन वेब 3.0 के बारे में सही है, वेब 3.0 के बारे में सही है। ये स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं, ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं और किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतराल पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ऑप्शन 2, सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेज
के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुँच बना सकते हैं। ऑप्शन 3, आउटलुक, हॉटमेल और हायू मेल शासकीय रूप है। तो सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में तीनों कथन ही सही है। सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ की अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ये अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और हायू मेल शासकीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से ए प्रसंग में होता है? ऑप्शन ए, क्लाउड सेवाएं। ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन। ऑप्शन सी, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ। ऑप्शन डी, बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन के लिए क्यूबिट शब्द का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ऑप्शन 2, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। ऑप्शन 3, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ये प्रश्न में से कौन सी लघु प्रास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही प्रौद्योगिकियाँ लघु प्रास युक्तियाँ मानी जाती है। निकट परिपथ, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश संचार BLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दृश्य प्रकाश संचार 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। ऑप्शन 2, BLC को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3, BLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है। ऑप्शन 4, BLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1, 3 और 4 तीनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। BLC क्यू दीर्घ प्रासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। ये गलत है, इसे लघु प्रासी प्रकाशी संचार बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और बोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन 1, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा बोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। ऑप्शन 2, LTE डेटा ओनली तकनीक है और बोल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है। LTE 4G नेटवर्क है और बोल्ट भी 4G नेटवर्क है, और LTE डेटा और वॉइस दोनों वाली तकनीक है, बोल्ट भी दोनों ही वाली तकनीक है। सिर्फ फर्क इनकी कंपनियों का है। जो भारत की एयरटेल कंपनी है उसने LTE नेटवर्क की सेवा शुरू की, जबकि रिलायंस जियो ने भारत में बोल्ट सर्विस देने वाली पहली टेली कंपनी की शुरुआत की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 1, संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छंद वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। ऑप्शन 2, आभासी वास्तविकता
VR में कंप्यूटर द्वारा सर्जित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों में प्रक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन 3, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत कर देता है। VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही है, क्योंकि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसमें आदमी अपनी वास्तविकता के साथ में जुड़ा होता है, जबकि VR में आदमी पूरी तरह से अपने भौतिक जीवन से कट जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।